दोस्तों, एक लड़की जब ससुराल से अपने घर लौटती है तो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। रो रो कर उसने अपनी माँ का कंधा भिगो दिया था। माँ उसको अपने सीने से अलग करती है और बोलती है, बेटी इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, रोना तो इसी बात का है कि मेरी शादी हो गई। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं आपके पास थी, आप लोगों के साथ थी। और साथ ही कहती है कि माँ, हर लड़की का सपना होता है कि वह अपने पति के साथ खुश रहे, खुशी खुशी उसका जीवन यापन हो। लेकिन माँ, मेरा पति मुझे खुश नहीं रख सकता, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रोना पड़ेगा माँ, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रोना पड़ेगा। उसकी माँ अपनी बेटी का चेहरा बड़े हैरत से पकड़ती है और कहती है कि मेरी बेटी, मेरी लाडली, ऐसा क्या हुआ? और कहती है, जल्दी से बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, जैसे हर एक पत्नी को अपने पति से ख्वाहिश होती है, जैसे हर एक पत्नी को अपने पति से जो ख्वाहिश होती है, मेरा पति वैसा नहीं है माँ, मेरा पति नामर्द है। मैंने आप लोगों के कहने पर एक बूढ़े आदमी से शादी तो कर ली, लेकिन वो तो नामर्द निकला। उसके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत, वो क्षमता, वो पावर नहीं कि वो मुझे खुश रख सके। बिल्कुल पूरा नामर्द है माँ, पूरा नामर्द है। उसकी माँ हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है कि बेटी, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, तू चिंता करना छोड़ दे, तू फिक्र मत कर। अब जब तू अपने ससुराल जाएगी तब मैं तुझे एक ऐसी गोली दूंगी जिससे वो तेरी सारी तमन्नाएं, सारी खुशियां तुझे लौटाएगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। सरिता ऐसी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी माँ से इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करती है। फिर अगले दिन जब वह अपने ससुराल जाती है तो माँ उसे एक गोली देती है। ससुराल जाते ही जो उसकी माँ ने अपनी बेटी को दवाई दी थी, वह दवाई अपने पति को दूध में मिलाकर दे देती है। और दोस्तों, फिर रात को जब वो हाई वोल्टेज तूफान आता है जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मकान मालिक जब सरिता के घर पहुंचा तो उसके बूढ़े माँ बाप अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकाए हुए खड़े थे। मकान मालिक के मुंह में और उसके मन में जो भी आ रहा था वो बस बकता चला जा रहा था। वह बोल रहा था कि तुमने अभी तक मेरे कमरे का किराया नहीं दिया है, मेरे घर का सारा खर्च इसी से चलता है। मेरे घर में मेरी एक विधवा बहन भी है जिसके 4 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण मुझे करना पड़ता है। अगर तुम मुझे खर्चा नहीं दोगे, इस कमरे का किराया नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरी बहन जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जिसके 5 बच्चे हैं, उन लोगों का पालन पोषण मुझे करना पड़ता है। मैं उन बच्चों को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं उन्हें कैसे पालूंगा? आखिर मेरी बहन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं, उनको पालना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, वो सब भी तो मेरे जिम्मे ही है। इसीलिए अगर तुमने अगले महीने तक मेरे घर का किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और तुम्हारा सारा सामान जो है वो मैं अपने घर के बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों, उसके मन में जो भी आ रहा था वह बस बकता चला जा रहा था, बकता चला जा रहा था। और ऐसे ही खरी खोटी सुनाकर वह वहां से चला जाता है। सरिता, उसके पिता रामप्रसाद और रामप्रसाद जी की पत्नी सरस्वती देवी और सरिता की 3 छोटी बहनें ये सब सुन रही थीं, ये सब बर्दाश्त कर रही थीं। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि सरिता के पिता रामप्रसाद जी के पास कोई काम धंधा नहीं था। पिछले 1-2 महीने से उनके ऊपर ऐसी बिजली गिरी थी कि उनके दाहिने पैर में चोट लगने के कारण उनका काम धंधा छूट गया था। वो घर पर ही बैठे थे। रामप्रसाद जी बहुत दुखी थे। अब उन्हें कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा था और उनका दिमाग ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसों की गुजारिश की, लेकिन सभी रिश्तेदारों ने उनसे पैसों के लिए मना कर दिया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो हमारे सगे संबंधी भी हमसे नाता तोड़ने लगते हैं और हमारा साथ नहीं देते।
दोस्तों कुछ ऐसा ही राम प्रसाद जी के साथ अभी हो रहा था। उनके सगे संबंधी भी उनके काम नहीं आ रहे थे। वो दर दर भटकते काम ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। दोस्तों दिन भर जब वो काम ढूंढते ढूंढते अपने घर जाते हैं तो निराश होकर घर के एक कोने में बैठ जाते हैं। तब उनकी पत्नी सरस्वती देवी उनसे पूछती है कि क्या कोई कहीं काम धंधा मिला, कोई दिहाड़ी मजदूरी मिली। दोस्तों राम प्रसाद जी की आंखों में उस वक्त आंसुओं की धार लग जाती है। वो रोने लगते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि अब तो धीरे धीरे राशन भी खत्म होता जा रहा है। घर में जो दाल चावल और जो खाने का सामान है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। राम प्रसाद जी अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, वो इतना निर्दयी नहीं है कि हम लोगों को भूखा मरने देगा। जो भी मुझे बाजार में कोई काम दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी मैं वो कर लूंगा और 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को और तुम्हें खिला दूंगा और कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम भी हो ही जाएगा। अब तो ऐसा वक्त आ गया था कि एक वक्त सब लोग खाना खाते और एक वक्त भूखे पेट ही सो जाते थे। वहीं दूसरी ओर ये महीना भी पूरा हो चुका था। मकान मालिक फिर से राम प्रसाद जी के घर के सामने खड़ा था और बोलने लगा कि अब तो 2 महीने हो गए हैं और आज मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों राम प्रसाद जी और उनका परिवार लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे कि मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दो, बस 1 महीने की। मैं आपके मकान का किराया चुका दूंगा और अब तो मेरे हाथ पांव भी ठीक से काम करने लगे हैं और मुझे कोई ना कोई मजदूरी, कोई दिहाड़ी, कोई काम मिल ही जाएगा और सबसे पहले मैं आपके पैसे चुका दूंगा। लाला बड़ी कठोर सी हंसी हंसता है और कहता है कि तुझसे 1 महीने का किराया तो चुकाया नहीं जाता, अब तो तेरे ऊपर 2-2 महीने का किराया चढ़ चुका है, अब तू कैसे चुकाएगा। दोस्तों जब वह चिल्ला चिल्ला कर ये बातें बोल रहा था तो वहां आसपास के लोग, मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी ये तमाशा देखने लगते हैं। दोस्तों राम प्रसाद जी की बेटी सरिता ये सब बड़े गौर से देख रही थी। चूंकि वह जवान थी, वह समझती थी कि अपने माता पिता की इज्जत क्या होती है और उस बेटी के सामने अपने बाप की इज्जत उतारी जा रही थी। कुछ देर बकवास करते करते वह लाला चला जाता है ये बोलकर कि अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं, इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें मेरा पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने 3 दिन में मेरा पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारा सारा सामान घर के बाहर फेंक दूंगा और तुम्हें यहां से भगा दूंगा। दोस्तों लाला के जाने के बाद राम प्रसाद जी अपने पूरे परिवार के साथ अंदर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब राम प्रसाद जी को अपने हम उम्र दोस्तों की याद आती है। दोस्तों हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ 2-3 दोस्त राम प्रसाद जी के भी होते हैं जिनकी याद अब उन्हें सता रही थी, क्योंकि राम प्रसाद जी ने पहले ही उन लोगों से पैसे ले लिए थे जब उनका पांव टूट गया था, पांव में चोट आ गई थी। तो राम प्रसाद जी दोबारा पैसे मांगने के लिए उन लोगों से बहुत ही शर्मिंदा थे। अगले दिन मकान मालिक फिर से राम प्रसाद जी के घर आ जाता है। अब उसका स्वभाव बहुत ही नम्र था, बहुत ही शांत था, बड़े ही अच्छे से वो बातचीत कर रहा था। वह राम प्रसाद जी से बोलता है, क्यों राम प्रसाद जी अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? वो बुलाते हैं और कहते हैं आइए। वह राम प्रसाद जी के पास में जाकर बैठ जाता है। परिवार के सभी लोग सोच रहे थे कि मकान मालिक को हम पर दया आ गई है, इसीलिए आज वह इतना नम्र व्यवहार कर रहा है। वह राम प्रसाद जी से कहता है, देखिए राम प्रसाद जी, मैं आपकी परेशानियों को समझता हूँ, आपकी जिम्मेदारियों को समझता हूँ, लेकिन मेरा खर्चा भी तो इसी किराए के पैसों से चलता है, मुझे भी तो अपने परिवार का पेट पालना है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिससे आपका फायदा भी होगा और आपका कर्जा भी उतर जाएगा। जैसे ही लाला वह बात कहता है, राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी दोनों के पांव तले की जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वह यह बोल देता है कि मैं आपकी बेटी सरिता से शादी करना चाहता हूं। दोस्तों उस समय सरिता उस घर में नहीं थी।
दोस्तों जब वह आती है, सरिता घर में आकर अपने मम्मी पापा से पूछती है कि माँ, ये लाला जी तो परसों की बोल के गए थे, 3 दिन बाद की बोल कर गए थे, और आज इनका आना कैसे हुआ। परिवार के सभी लोग चुप थे। वह बड़े आश्चर्य में थी कि सभी लोग मुंह क्यों नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही वह सरिता को बताते हैं कि लाला तुमसे शादी करना चाहता है और इसके बदले में वह कहता है कि तुम्हारे परिवार का सारा कर्जा चुक जाएगा, तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो दोस्तों सरिता भी बहुत दुखी होती है। लेकिन मजबूरन उसके माता पिता को सरिता की शादी उस लाला से करनी पड़ती है।